देखो कठिन तो मैं होने नहीं दूंगा, ये मेरे को कोशिश, मैं अपनी टीचिंग में पता है क्या कोशिश करता हूं, क्या कोशिश करता हूं कि चीजें कंफर्ट तरीके से पेश करूं कि समझ में आ जाए। ठीक है, ओहो एक चौक नहीं करी आत्महत्या, सुसाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बहुत देर हो गई बकवास अब। तो टॉपिक है हमारा आज का, पहला है, देखो रिफ्रैक्शन के फंडामेंटल में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आज हमारा पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा, मैंने जो वीडियो आपको भेजा है ना, डोंट बी कंफ्यूज, उसकी जरूरत कल पड़ेगी, कल आने वाली क्लास में। मुझे मिला वीडियो, मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरे एक दो बैच और चल रहे हैं, तो उसमें वो टॉपिक पहले आ गया थोड़ा, तो उसमें डालने के लिए फिर आपको भी भेज दिया। तो अभी कंफ्यूज मत होना कि मैंने वो वीडियो भेजी क्यों है, कल के टॉपिक से पहले उसको देख के आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब कांच की ईंट। जैसे सपोज करो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना, ठीक है, बस इसे मान लो कांच का बॉक्स होता है। कांच का मतलब बॉक्स भी नहीं, बॉक्स तो हॉलो होता है। ठीक है, ये बिल्कुल कांच की ईंट होनी चाहिए। ओके, इसका हम इस पर रिफ्रैक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, इसको रिफ्रैक्शन में लपेटने जा रहे हैं कि ठीक है। चलिए, तो माना ये रही हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये रही हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमें इसकी बस थिकनेस दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। मैंने क्या बोला, इसकी थिकनेस दे रखी है और कुछ दिया ही नहीं है। और अंदर ग्लास है, थोड़ा शेड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कोई रहने दो। ठीक है, अपने आप मान लेना ये ग्लास है, अंदर डेंसर मीडियम है। दिस इज जी, जी फॉर पार्ले जी, नहीं ग्लास, और दिस इज एयर, ये एयर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से टकराती है तो उसमें कैसे रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं। मान लो यदि मैंने कोई एक लाइट डाली है ना, इधर से इंसिडेंट करी, सोचो यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये ऐसी जाती कि नहीं जाती। ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये हालांकि ऐसे जा नहीं पाएगी क्योंकि बीच में इसकी चुल हो जाएगी, लेकिन सोचो यदि ग्लास स्लैब हटा दूं तो ये रे यूं जाती। तो ये क्या चीज है, ओरिजिनल एक्सपेक्टेड पाथ। ये है ओरिजिनली, क्या है, ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ। ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ओरिजिनली एक्सपेक्टेड पाथ। अब यहां पे मैं एक्चुअली इस लोकेशन का नाम ये दे दूं तो मुझे यहां पे रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, क्योंकि लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर दिया। तो यहां सबसे पहले नॉर्मल डालेंगे। ये मैंने नॉर्मल डाला, देखो ये थोड़ा लंबा खींच दिया। तो पहले तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसका नाम मैंने दे दिया आई। ठीक है, और हम सब जानते हैं जब लाइट एयर से ग्लास यानी एयर से डेंसर जाएगी तो वो यूं नहीं जा सकती, वो बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये बेंड होगी, चेक करिए, मैंने नॉर्मल की ओर झुका दी, झुका दी कि नहीं झुका दी। ठीक है, ये रे यू की बजाय, यू जाने की बजाय यूं जा रही है, यूं जा रही है, बेंड हो गई। इस एंगल को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे, ध्यान रखना। रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ होगा वो आर होगा। हालांकि एक स्टैंडर्ड एंगल ये भी है, इसको डेल्टा बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड हो गई, ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड हो गई, ठीक है ना, ओरिजिनल पाथ ये था, यूं जाती, उससे इतना बेंड हो गई। लेकिन अभी कहानी में एक ट्विस्ट और है कि यहां से इस लोकेशन का नाम मैंने ए दे दिया। अब ये ग्लास में एंटर हो चुकी, अभी तो ग्लास 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 चल रहा है, तो ये लाइट अब नहीं पाथ चेंज करेगी, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे टकराएगी तो यहां फिर मीडियम चेंज होने वाला है। नई घोड़ी नई चाल, अब नए सिरे से रिफ्लेक्शन पड़ेंगे, फिर मुझे यहाँ पे नॉर्मल डालना पड़ेगा। नई घोड़ी नई चाल का मतलब अब ये नया इंसिडेंस एंगल है कि नहीं, क्योंकि इस सरफेस के लिए तो इंसिडेंस एंगल है। ठीक है, इस लोकेशन का नाम मैंने बी दे दिया। अब लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो एक काम करो, पहले इसको नाम दे देते हैं इंसिडेंस एंगल आई डैश। आई डैश दे दूं, आई डैश। लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई, आपको नया नाम सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नया नाम सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। यदि ये साइड और ये साइड पैरेलल है
ये और ये पैरेलल है तो इनके नॉर्मल भी तो पैरेलल ही हुए, और नॉर्मल पैरेलल हुए तो फिर तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। मजे आ गए हमारे, इतने तो मजे आ गए कि हमें एक नया वेरिएबल सोचने की जरूरत नहीं है। एक नया वेरिएबल सोचने, 1 मिनट में चौक ने आत्महत्या कर ली नहीं तो। हाँ, तो ये इस एंगल का नाम दे दिया हमने आर। होपफुली ये समझ में आ गया। अब ये लाइट जो है ये कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, तो ये सीधी नहीं जाएगी। अब डेंसर से रेयर जाने वाली नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो गौर से देखना नॉर्मल से दूर हो गई ये बने। हाँ, इस एंगल का हम नया नाम सोचना पड़ेगा, कुछ भी दे दो, आर डैश दे दो, मैंने ई दे दिया। ई स्टैंड फॉर इमरजेंट एंगल, इमर्ज, जिस एंगल से लाइट इमर्ज हुई। तो इमेजिन करना एक लाइट ऐसे गई फिर ऐसे चली गई ऐसे, ये उसकी एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है। ग्लास स्लैब की वजह से उसकी ट्रेजेक्ट्री ये हो गई, लेकिन यदि ग्लास स्लैब नहीं होती तो ऐसे जाती। तो ये कौन सी रे है बेटा, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे है ये वाली, जो दो रिफ्रैक्शन से टकरा के, दो रिफ्रैक्शन, एक ए पर हुआ एक बी पर हुआ। चलिए आइए एक काम करते हैं, यदि मैं आपसे कहता हूं एट ए स्नेल्स लॉ लगाइए, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो बेटा कल ही सिखाया है मैंने, होपफुली आप उल्टा सीधा नहीं लगाओगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ एक नए अंदाज से सिखाया है। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं एट ए, एट ए पे लगाऊं, ए यानी ये वाली जगह। तो आपको बस ये देखना है, ये देखना है, आई देखना है और आर देखना है। अच्छा एक मिनट इमेजिन करिए, मैं ये वाला पार्ट अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। ये रहा नॉर्मल, यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे यूं जाती ना, यूं जाती। तो बताइए ये एंगल कितना होता फिर, ये भी आई तो होता, तो ये पूरा एंगल आई होता, ये पूरा आई होता, लेकिन क्योंकि लाइट को यूं जाना पड़ रहा है, यूं जाना पड़ रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इस एंगल का नाम क्या है आर, इस एंगल का नाम डेल्टा। अब आप बताइए आर प्लस डेल्टा कितना है, क्योंकि मेरे को जो दिखाना था वो मैं दिखा चुका हूं। बताइए आर प्लस डेल्टा किसके बराबर है, जल्दी से टाइप करके बताइए, क्योंकि अभी मैंने मिटा के जो कुछ दिखाया, हाँ जी बेटा आई, ये पूरा एंगल आई था। तो इससे हमें आर की वैल्यू, सॉरी डेल्टा की वैल्यू पता चल गई। डेल्टा होगा आई माइनस आर, डेल्टा होगा आई माइनस आर, ये वाला जो डेल्टा बना है। हाँ तो चलिए आइए वापस मुद्दे पर आते हैं। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, कहां पर, ए पर, ए पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, ठीक है। तो बताइए क्या सिखाया है स्नेल्स लॉ, ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए, ये ए याद है ना आपको, तो ए इंटू ए मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए आर, तो नीचे लिखता हूं एट ए पर लगा रहा हूं, तो म्यू ए आर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले नॉर्मल के साथ एंगल का साइन, तो म्यू ए आर इंटू साइन आई किसके बराबर होगा। अब इसके लगा दो, अब इसका ये क्योंकि ये ग्लास में है तो इसे म्यू जी लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन, आर या डेल्टा, जल्दी बताइए आर या डेल्टा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो आर है ना कि डेल्टा। तो ये तो हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया कहां पर, ए पर, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगता कहां पर, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। तो म्यू एयर, हालांकि म्यू एयर की वैल्यू 1 है नो डाउट, लेकिन अभी मुझे जो कराना है उसमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो 1 है कितना है। तो म्यू एयर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर। सिमिलरली यूजिंग स्नेल्स लॉ बी पे और लगा दीजिए, बी पर लगा रहा हूं, अब कहां है बी, ये रहा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो मैंने स्नेल्स लॉ लगाया है उसमें इसको इधर लिख दूं इसको इधर लिख दूं, उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। एलएचएस को आरएचएस इसको यूं कर दो अक्षय कुमार बन जाऊं तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे ही अब मैं जब बी पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, बी ये रहा जहां लाइट का दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ है दोबारा, तो कोई नहीं पहले यहां का लिख दो। बताइए यहां का लिख देता हूं, पहले यहां लगाइए ए इंटू ए, कौन है म्यू एयर, क्योंकि ये वाला एंगल एयर में बनना है, ये एयर है, म्यू एयर इंटू एयर में कितना एंगल बनना है साइन ई। अब इसके इधर देख लो, ये म्यू जी इंटू साइन आर। अब मैंने जानबूझ के इसको इधर क्यों लिखा है, ताकि आपको आरएचएस सुकून से दिख जाए, और ये दिख जाए कि दोनों के आरएचएस एक जैसे हैं। चेक करो दोनों के आरएचएस, जब ए पे रिफ्लेक्शन हुआ तो म्यू एयर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर, तब भी आ रहा था, और जब हमने यहां रिफ्लेक्शन स्टडी किया तब भी ये कहानी आई रही थी। अब बताइए फ्रॉम 1 and 2, जब आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होंगे, समझदार को वैसे तो इशारा काफी है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अभी हट रहा हूं, फ्रॉम 1 and 2
बताइए, डायरेक्ट बताइए, ये तो बराबर है ही आरएचएस, इसको कंपेयर कर दो। तो क्या ये समझ में आ गया कि आई इक्वल टू ई है, या अलग से कुछ करके बताओ, चेक करके बताओ, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके बताओ, देखो क्या आई इक्वल टू ई पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? डू यू पल्ले दिस रिजल्ट और नॉट? है नहीं? ठीक है, आई और ई, क्योंकि जब देखो ये बराबर म्यू एयर बराबर तो माना आई और ई बराबर ही होंगे। बस इसको शब्दों में लिख देता हूं, ये आई माने इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल ये रहा, और ई माने इमरजेंट एंगल, ऐसे इमर्ज, जिस एंगल से वो निकली, इमरजेंट एंगल। पता है ये कौन सी इक्विलिटी है? ये वो इक्विलिटी है जो आपने 10th में प्रैक्टिकली शायद प्रूफ भी करी होगी। प्रैक्टिकल थमा दिया जाता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे दी जाती है और कहा जाता है चेक करके देखो आई और ई बराबर है कि नहीं। हम में से कईयों ने किया होगा, कईयों ने नहीं भी किया होगा, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स के मोस्टली फॉर्मूले की तरह ये भी फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है। राइट में स्टार यानी कंडीशन अप्लाइड है। कोई सोच के बताएगा, कोई सोच के बताएगा कि क्या कंडीशन अप्लाइड? अच्छा किया है ये प्रैक्टिकल, वेरी गुड, किया है कईयों ने, ठीक है। अब ये बताइए, अब सोच के ढूंढ के बताइए क्या कंडीशन अप्लाइड है। वेरी गुड वैभव, वेरी गुड, शाबाश। वैभव ने बता दिया क्या कंडीशन अप्लाइड है। इस रिजल्ट को आप केवल प्रियांशु, वेरी गुड, क्योंकि मेरे बोलने से पहले आ गया प्रियांशु का, वाश ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वाश ने वैसे होशियार होते हैं थोड़े, पता नहीं ऐसा क्यों है, वाश ने थोड़े स्मार्ट भी होते हैं, होशियार भी होते हैं, ठीक। हाँ, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यानी एक्चुअली इस आइडेंटिटी को प्रूव करने में गौर से देखो, आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर था, तभी तो इसकी आरएचएस और इसकी आरएचएस एक जैसी आ गई, इसकी आरएचएस और इसकी आरएचएस एक सी आ गई। सोचो यदि ये आर डैश होता तो यहाँ पे आर डैश होता, होता नहीं होता? एक परिस्थिति समझिए, आर डैश होता फिर थोड़ी नहीं इक्वल कर पाते, लेकिन ये तो आ रही है ना। अब जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म क्या होता है? अच्छा एक मिनट बताओ, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है ना, उसमें से मैं यूं करके प्रिज्म काट दूं, यूं करके यूं काट दूं, मशीन चला दूं, आरी चला दूं, गर्र एक काट दूं, बन गया प्रिज्म। ये टेढ़ा बनाया मैंने, थोड़ा यूं करके गर्दन टेढ़ी कर लो, या अब ग्लास में से प्रिज्म निकाल दिया। अब क्या होगा, यदि मैं लाइट यूं डालूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अब पैरेलल नहीं है, ठीक है। लाइट यदि यूं डाल दूं या यूं डाल दूं तो यूं रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अब नहीं होगा ये एंगल, यहां पर जो सिचुएशन बननी थी, यहाँ जो आपने एंजॉय कर लिया, मजा ले लिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वो नहीं मिल पाएगी यहाँ सुविधा। तो इसलिए हम कुछ दिनों बाद प्रिज्म भी पढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, तब उस केस में, प्रिज्म वाले केस में इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमरजेंट एंगल कॉन्सेप्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए इसमें कंडीशन अप्लाइड क्या है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा तब ये लगती है। चलिए, हर जगह नहीं घुसानी एक जैसी फिजिक्स। अब आ जाइए इसमें एक और चीज, ठीक है, मान लिया आपका इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमरजेंट एंगल प्रूव हो गया। इसका मतलब समझे कुछ, ये एंगल और ये एंगल बराबर होने का इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली ये वाली जो रे है वो इसके पैरेलल है, पैरेलल हो गई, क्योंकि ये एंगल ऐसे बराबर हो गया। अब यहां पर एक चीज सुनिए, भले ही ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, मान लिया, खूब प्रूव हो गया, मान लिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन बताना यदि मैं ग्लास स्लैब हटा दूं तो लाइट यूं जा रही है, और ग्लास स्लैब लगा दूं तो लाइट को यूं जाना पड़ रहा है, ग्लास स्लैब हटा दूं तो यूं जाएगी, और ग्लास स्लैब रास्ते में डाल दूं तो यूं जा रही है। यानी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से खिसक गई है, जो यूं जा रही थी वो यूं जाने लग गई। तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना खिसक गई है, इस खिसकने को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या एक और नाम है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो जाना, ठीक है, आई और ई बराबर है, लेकिन शिफ्ट तो हो गई ना, गई तो नहीं ना उस पाथ पे, उस एग्जैक्टली पाथ पे गई तो नहीं ना, जा तो नहीं पाई, शिफ्ट तो हो गई ना। आइए इस शिफ्टिंग को निकालते हैं, इनकी डिस्टेंस को निकालते हैं। अब बताना, यदि आपको दो पैरेलल लाइन दूं, दो पैरेलल लाइन दूं जो कि ये है, जो कि ये है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ऐसे थोड़ी नहीं निकालोगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, आप ऐसी डिस्टेंस निकालोगे, ये सर ये है इनके बीच की डिस्टेंस, जो इधर भी परपेंडिकुलर हो और इधर भी परपेंडिकुलर हो,
दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस वो होती है जो दोनों तरफ परपेंडिकुलर हो, ऐसे थोड़ी नहीं कि ये भी आड़ी टेढ़ी तिरछी। तो आइए लेट अस कैलकुलेट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये गैप निकालना है क्योंकि ये कितना गैप क्रिएट हो गया इस रिफ्रैक्शन की बदौलत वजह से। ठीक है, निकाले। इसी गैप का क्या नाम है? लेटरल शिफ्ट। तो इससे निकालने के लिए मैंने बी से, यानी एक तरीके से इस लाइन के यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से सीधे डल जा, रुक जा सा। अब ठीक है, दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम मैंने एन दे दिया, एन। बताना ये जो बी एन है, ये जो बी एन है, बी एन, क्या इस डिस्टेंस को लेटरल शिफ्ट पुकार सकता हूं मैं या नहीं? हाँ या ना टाइप करिए। जो मैंने डेफिनेशन दी है लेटरल शिफ्ट की, इट इज अ डिस्टेंस जो सेपरेट हो गए हैं दोनों रे। ठीक है, हाँ जी, ये बी एन लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे, सोचोगे सर लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने इस पूरी ट्रेजेक्टरी में यही क्यों परपेंडिकुलर डाला, यहां डाल लेते, यहां डाल लेते, यहां डाल लेते। एक्चुअली यहां परपेंडिकुलर डाल के मुझे कुछ ट्रायंगल की मदद सी लग रही है, मुझे ऐसी आवाज आ रही है कि यार परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो कुछ ट्रायंगल यहां मिल रहे हैं, तो कम से कम बीएन निकालने की सोच तो सकते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके। तो मैंने यहां पर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट लिखी है, यहाँ पे लेटरल शिफ्ट, वो फिगर में किस वैल्यू से दिखाया है, किस लेंथ से? बी एन। कौन सी लेंथ दिखाई है? बी एन, दिस इज लेटरल शिफ्ट इन अ फिगर। ठीक है, अब आ जाइए, ये बी एन हो गया। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड है ना। हाँ चलो, देखिए आ रहा है ना सब कुछ। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, मैंने इस फिगर में ये जो परपेंडिकुलर डाला है इसका नाम ये बी एन, चलिए निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालें? अब यहां थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी सी चंट, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी है ना नॉलेज, चंट चालाकी नॉलेज अभी आ जाएगा। ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल एबीएन, इन ट्राइंगल एबीएन, इन ट्राइंगल एबीएन दिख रहा है ना, एबीएन। इसमें देख रहा, मेरा टारगेट वही है, मुझे बीएन निकालना है, एक मीनिंगफुल फॉर्मूला निकालना है बीएन जो मेरे लिए अननोन है, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ट्राइंगल एबीएन, क्या करूं, मैंने साइन डेल्टा लगा दिया। अभी आपको सोचना है कि मेरा दिल साइन डेल्टा पे क्यों आया। साइन डेल्टा सोचो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस वाले ट्राइंगल में गर्दन टेढ़ी कर लो, है ना, अजय देवगन बन जाओ थोड़ी सी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दमता है ना, ऐसे बन जाओ ट्राइंगल एबीएन। तो साइन डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एबी में हट रहा हूं सामने से। चेक करो कि मेरा दिल, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चलो 6 को 3 कर सकते हैं, वो 3 तो रिपीट ही हो जाते हैं उल्टे, तो मेरा दिल साइन कॉस 10 में से साइन पे क्यों आया? मैं बता देता हूं, कॉस पे दिल लाना बेकार है, क्योंकि कॉस से हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस लगाऊंगा तो एन अपॉन हाइपोटेनस, तो बीएन तो उसमें आ ही नहीं रहा, वैसे भी हमें चाहिए तो बीएन। अच्छा 10 लगा सकता था, लेकिन 10 में भी एक दिक्कत आएगी, पता है 10 डेल्टा यदि मैं लगाता इस वाले ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है एन, आता ना। तो सर बीएन इसमें भी आ रहा है, बीएन इसमें भी आ रहा है, फिर साइन पे दिल क्यों आया है? ठीक है, तो सुनिए बेटा, सच्चाई है, समझिएगा, हमारा उद्देश्य नो डाउट बीएन निकालना है। डेल्टा हमें पता है, देखो डेल्टा की वैल्यू आई माइनस आर है, वो पता होगी डेल्टा की वैल्यू, पर बीएन निकालना है ये हमें पता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, अगली वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो साला ए बी भी नहीं पता हमको, ए बी नहीं पता, ए बी कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, ए बी तिरछी लेंथ है, ये कोई स्टैंडर्ड लेंथ थोड़ी नहीं है। तो सच्चाई है ये तो सफल हुआ ही नहीं। एक बार 10 डेल्टा में देख लेते हैं, तो 10 डेल्टा में डेल्टा पता है हमको, बीएन निकालना है, पता तो एन भी नहीं है, पता तो हमें एन भी नहीं है, तो ये तो मिस फायर हो गए, ना तो बीएन इससे निकला ना इससे निकला। लेकिन इसमें कुछ उम्मीद तो है, क्या उम्मीद है बताता हूं। इसमें हम बीएन क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ए भी नहीं पता, लेकिन ए भी एक उम्मीद की किरण जगा रहा है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एक उम्मीद की किरण जगा रहा है। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, कम से कम ए भी किसी ट्राइंगल में चिमटा हुआ तो है, कि ए भी किसी और ट्राइंगल में तो आ रहा है, उससे चपेट के देख लेंगे तो चलिए, वरना यहाँ जो ए एन आ रहा है, ये जो ए एन है उसकी तो हम कोशिश भी नहीं, कहां से कोशिश करें,
तो चलिए साइन डेल्टा ट्राई करते हैं। तो यहां से साइन डेल्टा बी एन अपॉन ए बी, तो बी एन कितना हो गया, बी एन हो गया ए बी इंटू साइन डेल्टा। दिस इज गोइंग टू इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 पहली आ गई, 3 इक्वेशन ना, बी एन इक्वल टू ए बी साइन डेल्टा। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी कहां गए, हाँ, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, यहां कॉस आर घेर लो, आ जाएगा समझ में, थोड़ी सी दिमाग आप लगाओगे तो। कॉस आर, कॉस आर, कॉस आर, बताइए कॉस आर ढूंढो, एबीसी ट्राइंगल एबीसी, कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है, बेस है ये, और ये कौन है, ये थिकनेस, थिकनेस, ठीक है। चलिए, तो कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है टी और हाइपोटेनस है ए बी। ये साला ए बी तो निकालना है हमें, यही तो कलेश की जड़ है, तो यहां से ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू, तो आप इस डेरिवेशन के फंडामेंटल को समझिए कि किस तरीके से हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अचीव किया है। ये आगे ए बी जो यहां अटका रहा था, तो पुटिंग ए बी फ्रॉम ए बी, पुटिंग ए बी फ्रॉम एबव, ए बी फ्रॉम एबव इन थर्ड, ये जो थर्ड है उसमें रख रहा हूं, ऊपर से ए बी निकाल के इसमें थर्ड में रख देता हूं। तो ये जो बी एन आ गया वो आ गया। बताइए ए बी की वैल्यू क्या रखूं, टी अपॉन कॉस आर। एक सेकंड बेटा, ये बच्चे यहां पे देखिए, तो बी एन बराबर, फ्लोर तोड़ दिया मेरा, बी एन बराबर क्या करूं, सॉरी बेटा। अच्छा, एक बात तो है, देखिए एक बात तो है कि पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है कि नहीं। पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है। आगे इसमें अभी है, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द होता है, और फिर आगे तो तुम्हें पता ही है अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोए तो थोड़ा, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं तो बी एन बराबर, हाँ कहां गया मैं, अरे भूला, कहां भटका देते हो तुम मुझे कहां भटका देते हो। तो हाँ, तो हम बी एन निकाल लेते, टारगेट बी एन इक्वल टू, तो ए बी की वैल्यू रख दू इसमें, ए बी की एरी टी अपॉन कॉस आर और साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। फाइनली हम अपने मिशन सक्सेसफुल, साइन डेल्टा, डेल्टा को आप ये जो है आई माइनस आर लिख सकते हो, आई माइनस आर, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, ठीक है। ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो बीच का गैप क्रिएट हो गया है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। हालांकि ये फॉर्मूला इतना नहीं आता है ना, इस पे न्यूमेरिकल कोई फ्रीक्वेंटली आते हैं, पर मेरा काम था सिलेबस की चीजों को कराना। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस करिए, स्क्रीनशॉट लेना तो पहले स्क्रीनशॉट लो, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब यदि मैं आपसे कहता हूं, बताइए इस फॉर्मूले को देख के बताइए, फिलहाल मैं यहां मिटा देता हूं, मेरे को जरूरत है थोड़ी गैप की, यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। उस फॉर्मूले को देख के बताइए, बी एन डिपेंड्स ऑन, ये जो बी एन माने लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बताइए उस फॉर्मूले को देख देख के कि बी एन किस किस वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर है। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, आपसे पूछो किस पर डिपेंड करता है, तो आर बराबर रोले रोले ओले ओले, दिल मेरा बोले ओले रोले, है ना, और टेम्परेचर। वैसे ही गौर से देखिए बी एन किस किस पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज थिकनेस, थिकनेस फील करिए इस थिकनेस को, कि थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, न्यूमरेटर में आ रही है, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी ये उतना गैप बढ़ जाएगा, थिकनेस जितनी कम होगी ये गैप कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंस एंगल पर। सोचो यदि इंसिडेंस एंगल ये है तो ऐसे जा रही है, इंसिडेंस एंगल थोड़ा कुछ और कर दूं तो कुछ और तरीके से जाएगी। अच्छा सोचो लाइट यूं ही डाल दूं सीधे नॉर्मली, तो वो यूं ही निकल जाएगी, तब तो कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं, फिर तो कुछ आएगा ही नहीं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सोचो आई 0 कर दूं तो आर भी 0 ही हो जाता है, आई 0 तो आर भी 0, तो साइन 0, हम तो डूबेंगे सर, हम तो मैं भी ले डूबेंगी। और तीसरी चीज बताइए,
तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, थिकनेस, इंसिडेंस एंगल, आर, आर माने रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है सर, इसमें आपने कौन सी तोप बता दी, हम रिफ्रैक्टेड एंगल तो समझ में आ गया। सपोज करो मैं आर ना लिख के ये लिख देता हूं कि आर की टी आई और म्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन ये है, यहां अब एक चीज दूंगा आपको, उसे समझिएगा, एक चीज समझाऊंगा, समझिएगा। मैंने बोला कि ये पी पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है, आर खुद म्यू पे डिपेंड करता है, आर खुद म्यू पे। कल मैंने एक सवाल दिया था, सवाल ये दिया था, ध्यान से देखो, कि ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था, ये 1.33 दिया था, इसका वाटर था। मैंने एक 60 डिग्री एंगल दिया ये, और ये लाइट यूं चली गई। तो मैंने ये पूछा था आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू बताइए, ये पूछा था ना। तो इस आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, 1 इंटू साइन 60, बेटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना, 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू 1.33 या म्यू इंटू साइन आर। तो अब आप बताइए, आर जब आप निकालोगे तो म्यू खुद म्यू पे डिपेंड करता है यार। ये जो आर है, ये जो आर है वो खुद म्यू पे डिपेंड करता है, कर रहा है नहीं कर रहा। सच्चाई ये है, हमारे जो 11th में पहली डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या थी, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भले ही आर म्यू इसमें डायरेक्टली नहीं अपीयर हो रहा, लेकिन बिलीव मी, इस आर की वैल्यू जब आप निकालोगे, जब इस सवाल को करोगे आर, तो आर खुद म्यू के माध्यम से ही निकलेगा। तो मैं निचोड़ ये दे देता हूं, पूरे रिफ्रैक्शन में, पूरे रिफ्रैक्शन में म्यू आए या ना आए, म्यू पे डिपेंड करेगा वो कॉन्सेप्ट, म्यू पे डिपेंड करेगा, म्यू सामने से दिखे या ना दिखे, क्योंकि खुद रिफ्रैक्शन म्यू पर डिपेंड करता है। म्यू डिसाइड करता है कि लाइट को कितना बेंड करना है नहीं। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। आइए, इस पे कोई सवाल तो है नहीं, इसलिए नया टॉपिक ले रहा हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम भी लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अब बेटा मैं कभी कभार जो इंस्टाग्राम वाले मीम डालता हूँ तो देख लिया करो, हमको थोड़ा कनेक्टिविटी भी लेते हैं, थोड़ा याद रहेगा, कभी कभी मीम के सारे याद रहता है। ठीक है, तो चलिए, हेडिंग है हमारी अगली, रियल एंड ना रियल, सॉरी एपरेंट डेप्थ। क्या कहानी है ये, क्या कलेस है ये, बताता हूं। इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं ये देखिए। देखो, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आप ग्लास लेना, जग लेना, जग, उसमें पहले उसके बेस को देखना, उसके बाद उसमें पानी डाल देना। बिलीव मी, यदि थोड़ा गौर से देखोगे तो वो बेस ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। खाली जब जग था तो बेस की डेप्थ आपको ज्यादा लगेगी, जब पानी डाल दोगे तो वो डेप्थ ऊपर नजर आएगा, वो मतलब बेस। बाल्टी में कर देना, बाल्टी का बेस ऊपर नजर आएगा। स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में टाइल्स अपेरेंटली ऊपर ही महसूस होती है, जबकि वो होती नीचे। शायद स्विमिंग पूल का सीन कभी गौर किया हो, स्विमिंग पूल में केवल एक ही चीज गौर की होगी शायद आपने, कि साला इतना पानी छप 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 छपक के इधर हो जाता है, तो पानी बढ़ कैसे जाता है, पानी कम क्यों नहीं होता। ये बताएगा है वैज्ञानिक, आज तक वैज्ञानिक इस खोज में है कि सुबह 400 लीटर पानी डालो तो 402 लीटर क्यों हो जाता है पानी शाम को। वो पसीने निकलते होंगे ना शायद, इसलिए है ना आदमी, है नहीं। आज तक वैज्ञानिक इस, वैसे हमारे हैं छोटे छोटे वैज्ञानिक, छोटे छोटे वैज्ञानिक वो जानते होंगे कि 400 लीटर पानी डालो तो 402 लीटर की हो जाता है। हाँ तो चलिए, लेकिन उस स्विमिंग पूल में टाइल को कभी गौर करोगे तो वो टाइल ऊपर नजर आएंगी। घर पर एक एक्टिविटी कर सकते हो, घर पर एक एक्टिविटी कर सकते हो। ये रहा बाल्टी, ये रही बाल्टी, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉइन रख देना, और आपको क्या कहते हैं, थोड़ी शंका हो, कॉइन को चिपका भी सकते हो। कॉइन को देखना यहां से, फिर थोड़ा पीछे खिसकना, थोड़ा पीछे खिसकना, थोड़ा पीछे खिसकना, धीमे धीमे पीछे खिसकना। ठीक, अच्छा समझ के ज्यादा क्यों हो जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है, समझदार हो, लेकिन फिर भी हम नहाते हैं, क्योंकि अच्छा मुझे नहीं लगता
सब अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करके आती है। ऐसा कोई है जो वहां पे चंदा देके नहीं आता पानी स्विमिंग पूल में कंट्रीब्यूशन? छोड़ो उस मुद्दे को। हाँ, तो अब उस मुद्दे को छोड़ो, स्विमिंग पूल खत्म। तो बाल्टी में यदि धीमे 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 पीछे आओगे तो एक स्टेज वहां पे रुक जाना जहां ये कॉइन दिखना बंद हो जाए। कॉइन दिखना बंद हो जाए। अरे भाई, कॉइन दिखना क्यों बंद होगा भाई? क्योंकि ये जो दीवार है वो देखने नहीं देगी। भैया ये दीवार हटती क्यों नहीं है? नहीं, ये दीवार आपकी लाइन ऑफ साइट में आ जाएगी तो दिखेगी नहीं। मतलब बेटा, ये ब्रह्मांड का नियम है, लाइन ऑफ साइट। जैसे ये पहाड़ है तो या ये दीवार है, तो ये बंदा इस बंदे को देख ही नहीं सकता ना, लाइन ऑफ साइट की वजह से बीच में रुकावट आ गई। चलिए, तो अब सपोज करो इस बंदे को ये कॉइन दिख ही नहीं रहा। ओके, अब यदि इसमें आप पानी डाल दोगे, थोड़ा सा और डालोगे, बिलीव मी, जो कॉइन इसे दिख नहीं रहा था वो कॉइन इसे दिखना चालू हो जाएगा। इसी बंदे को जो थोड़ी देर पहले कॉइन नहीं दिख रहा था, ये कॉइन दिखना चालू हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कॉइन ऊपर आ गया होगा क्या? कॉइन ऊपर नहीं आता। कॉइन तो वैसे भी मेटल, पानी में तैर ही नहीं सकता, और ऊपर से आपने शंका दी तो आपने चिपका दिया। एक्चुअली इस कॉइन की एक इमेज ऊपर बनने लग जाती है। इस बंदे को ये दिखता है, ये दिखने लग जाता है, थोड़ा ऊपर उठने लग जाता है। तो अच्छा, अब इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों किसी ऑब्जेक्ट जो नीचे होता है वो ऊपर क्यों दिखाई देने लगता है। रिजॉइन करना है? चलो रिजॉइन कर लो। तो क्या हुआ बेटा? तो ये कॉइन ऊपर क्यों दिखाई देता है जबकि कॉइन तो नीचे ही है? तो इसी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉइन की रियल डेप्थ तो कुछ और होती है। कॉइन की रियल डेप्थ कुछ और होती है, ये रही, और एपरेंट डेप्थ कुछ और नजर आती है। उसकी एक्चुअल में डेप्थ कुछ और है, ये रही एक्चुअल डेप्थ। देखो, एक्चुअल डेप्थ ये है, लेकिन एपरेंटली उसको ये नजर आएगी। तो इस टॉपिक में इनमें आपस में क्या संबंध है ये दिखाता हूं। अच्छा, बाल्टी से एक चीज याद आई, सुनो, किसी को लेना तो पड़ेगा। देखो, ये बाल्टी में नीचे पहना भी होता है, तुम्हें पता है? ऐसे, वो तो मैंने काम चलाऊ बना दिया था, ठीक है, ये पहना होता है, ठीक है, ये चलिए, अब एक बार जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो किसी को लेना ले लू, बिना यार लिए मजा नहीं आता है, नहीं किसी को। चलिए अच्छा, टीना को ले लेता हूं, देख ले, टांग खींचेगी, जिगरा चाहिए। ठीक, चलिए, तो चलो, टीना खुद से कह रही है आवेल मुझे वो, ठीक है, चलो। तो एक बार जब बुद्धि बट रही थी, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे, तो सब लोग लोटा ले लेके गए थे, इतना है ना, ये करके लोटा, ठीक है। टीना बाल्टी लेके गई थी, भगवान जी जब बुद्धि बांट रहे थे तो हम सब लोटा ले लेके गए थे कि बुद्धि दे दो बुद्धि। टीना बाल्टी लेके गई थी, ठीक है। अब सब लोग लोटा लेके, भगवान बुद्धि, वही निकलो, बुद्धि दे रहे थे लोटा लेके। टीना को जब बाल्टी लेके देखा, उन्होंने कहा चल यार कोई नहीं, एक ही तो बच्ची है, क्या कहते हैं, है नहीं, कर देते हैं उसको। बाल्टी भर के बुद्धि दे दी, ठीक है। टीना खुश कि बाल्टी भर के, लेकिन ग्रीड होती है ना, लालच, थोड़ा सा लालच आ गया। बाल्टी पलट के कहती है भगवान जी इस पहने में भी दे दो, जो थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें भी तो आ सकता है ना। पलटने के बाद भगवान जी इसमें और बुद्धि दे दो। भगवान जी थोड़ा मुस्कुराए, बुद्धि दे दी। उसके बाद बाल्टी सीधी करके आ रही है, ठीक, सबसे ज्यादा बुद्धि है मुझे, सबसे ज्यादा बुद्धि। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या हादसा ऐसा क्यों रिएक्ट कर सकती है। चलिए, मैं समझ सकता हूँ इस स्माइली के पीछे का दर्द, समझ सकता हूँ, ठीक है कि ओ सॉरी। चलिए, अब आ जाइए रियल एंड एपरेंट डेप्थ पे आते हैं, ठीक। तो अभी मैंने जो सिनारियो दिखाया कि क्यों हमें एपरेंटली कैसे इसको रे ऑप्टिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रही हमारे पास एक सिचुएशन, ठीक है, ये रही हमारे पास एक सिचुएशन, ये कोई डेंसर मीडियम है, ठीक है, और सपोज करिए उस डेंसर मीडियम के बॉटम में हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। ये रहा, ये पॉइंट जो मैंने डॉट सा बना दिया, शायद दिख रहा होगा, इसको ओ लिख देता हूं, ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब कोई बंदा यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसे ये दिखेगा ही नहीं, ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। आइए रे ऑप्टिक्स के थ्रू उस गुत्थी को सुलझाते हैं, इस पजल को सॉल्व करते हैं। बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये बंदा है,
ये ऑब्जेक्ट उसे तब दिखेगा ना जब इसके थ्रू लाइट हमारे पास आएगी। भाई यदि यहाँ पे कोई बंदा है, मैं यहाँ पर हूं, ठीक है, ये तब दिखाई देगा ना जब इसकी लाइट इसकी आंखों में आए। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से एक लाइट जो सीधी गई वो तो सीधी जाएगी। अच्छा ये बताइए, ऑब्जेक्ट है, गुच्छे में लाइट फेंक रहा होगा हर जगह, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, उनमें से ये वाली जो लाइट है ये सीधी गई, क्योंकि यहाँ आई जीरो होता है तो आर जीरो होता है। ये एक फंडामेंटल में पहले क्लियर कर चुका हूं कि जो एग्जैक्टली ये वाली रे होती है वो बैंड नहीं होती है। अब एक रे जो यूं उस आदमी के पास जा रही, अच्छा ये वाली रे, ठीक है, अब एक रे जो उस आदमी की ओर जा रही है, आपने ये वाली रे क्यों नहीं ट्रेस करी, ये वाली, नो डाउट ये रे भी जा रही होगी, लेकिन ये इधर जो खड़ा होगा आदमी उसके लिए उसके पास जाएगी, हमारा आदमी इधर खड़ा हुआ है, तो एक रे रैंडमली कोई मैंने ट्रेस करी। अब बताइए यहां पर एक मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस लोकेशन के लिए ये इंसिडेंस एंगल है ना, इसका नाम ए दे दिया और ये पॉइंट बी, बताना इस लोकेशन के लिए ये इंसिडेंस एंगल है, एक रे ये जा रही है। अब क्योंकि ये इस मीडियम का नाम ए लिख दिया, इस मीडियम का नाम मैंने बी लिख दिया, अब ये लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है ना। अब डेंसर से रेयरर में जाने वाली रेखा क्या आश्रय होता है बोलो, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, हो गई दूर, चेक करो मैंने आर थोड़ा खोल दिया है, और क्योंकि डेंसर से रेयरर जाने वाली रे नॉर्मल से दूर हो जाती है अवे। अब आप ये बताइए, एक रिफ्रैक्टेड रे ये जा रही है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये जा रही है, क्या आगे जाके एक्चुअल में मीट कर सकती है, ये एक्चुअली में मीट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहां जो आंखें होंगी, अच्छा हमारी आंखों में एक परमानेंटली एक लॉक लगा हुआ है, उसको तो ये लगता है कि लाइट, उसको ये लगता है जिसकी कि रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसे तो ये एज्यूम होगा कि ये रे यहां से आ रही है, उसे ये एज्यूम होगा कि ये रे यहां से आ रही है ये। तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज, क्योंकि सुनिए एक रिफ्रैक्टेड रे ये रे, एक रिफ्रैक्टेड रे ये रे, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो वर्चुअली इंटरसेक्ट यहां कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनेगी ऊपर, ये बनेगी इमेज यहां पे ऊपर। अब यदि ये फिगर कम समझ में आया है, हो सकता है कम समझ में आए, तो मैं एक कोशिश और कर रहा हूं, हालांकि उस कोशिश को हम एग्जाम में बनाते नहीं है क्योंकि इसमें हमें कुछ मैथमेटिक्स कंफर्टेबल लगेगी, इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी कंफर्टेबल लगेगी, तो मैं एक बार फिर से एक बार और कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मान लो इसी को मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, सेम फिगर को दोबारा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मार लेना मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि इसे तो मैं मिटा दूंगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां रखा था ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये सीधी वाली रे, देखना बेटा एक रे जो यूं गई, थोड़ा आगे पीछे बन जाएगी, उसको बड़ा दिल रखना है ना, एक रे यूं गई, बताइए इसका क्या आश्रय होगा, यहां नॉर्मल डालिए, ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ये इसको ऐसे लगेगी। अब ये सर कम कच्चा समझ में आया, तो चलिए पक्का समझाता हूं मैं, अभी इसको देखना मत, मैं थोड़ा चालाक भी हूं, नहीं आया ना समझ में, मुझे पता है नहीं आया होगा, अभी देखना, शुरू से खेलते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझिएगा, एक रे इससे यूं गई, एक रे उससे यूं जा रही है, पहले इस वाली रे को ट्रेजेक्टरी लेते हैं, ये वाली रे यूं गई, ठीक है, डेंसर से रेयर गई, नॉर्मल की ओर मुड़ गई, वो नॉर्मल से अभी नॉर्मल से अभी मुड़ गई, ठीक है, ऐसी अब इस रे को देखो, ये भी रे इसी ओर से जा रही है, ये जा रही है, ये ठीक है, यहां नॉर्मल डाल दीजिए, तो ये नॉर्मल से दूर हो गई। अब बताना क्या ये दो रिफ्रैक्टेड रे जिस हिसाब से जा रही हैं, क्या आगे जाके मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, रियल इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, लेकिन इन दोनों का एक वर्चुअल इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, यहां जो आंखें होंगी जो इसको ऑब्जर्व कर रही होंगी, उसके लिए देखो गौर से सुनना है, इस सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन नई घोड़ी नई चाल, आंखों के लिए ये इंसिडेंट रे है। मैंने एक दिन एक क्लास में बहुत मेहनत करी थी ये बात समझाने के लिए, नई घोड़ी नई चाल, आंखों के लिए इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन तो ये है ना आंखों के लिए, तो ये जो ओ है इसे ओ डैश बोल सकते हो, ओ डैश भी बोल सकते हो, आंखों के लिए आंखें इसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगी,
आंखों के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अभी समझ में आया, कुछ नहीं आया? और यही तरीके से समझा रहा हूं सारी पूरी ऑप्टिक्स। मैंने पूरी ऑप्टिक्स अभी तक जो सिखाई है, चाहे मेरा रोहित चाहे उसके क्वेश्चन हुए, कि जहां पर इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जहां रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन होता है वो इमेज होती है। अब आंखों के लिए तो इंसिडेंट रे ये है ना, आंखों के लिए इंसिडेंट, तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन तो ये है, तो इसीलिए आंखों को तो ये लगेगा ऑब्जेक्ट, उसे ये दिखेगा ही नहीं, बिलीव मी ये नहीं दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये थी वो ऑप्टिक्स की रे डायग्राम जो ये बता रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता नीचे पर दिखता ऊपर है, होता नीचे है दिखता ऊपर है। यहां मैंने सिर्फ एक ही रे डायग्राम बनाया है ताकि क्लियर आई और आर साफ साफ दिखे, सुधरे दिखे। मैंने सिर्फ एक एरो, एक रे बनाई है और एक रे इसको यूज कर लिया है, क्योंकि यूज में तो इसको भी ले सकते हो। क्योंकि मैंने एक दिन एक बात बताई थी, इंटरसेक्शन के लिए दो रे चाहिए होती हैं, एक तो सस्ती वाली रे ये रही, इसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, एक रे ये ले ली मैंने। देखा जाए तो इसमें भी एक दो तीन रे का इंटरसेक्शन है ये भी। तो अभी बोलो ये डायग्राम समझ में आ गया है नहीं आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ गया हो तो समझ में, पेपर में भले ही मत बनाइएगा। हाँ, ये तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। अच्छा मेरी ड्राइंग बढ़िया है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसी थोड़ी नहीं आगे, इतने दिनों से प्रैक्टिस करी है मैंने यार। ठीक, चलिए ओके। टीना दर्द सही है नहीं अभी? जो दर्द मैंने दिया है अभी, होपफुली कि ठीक होगी तू, ठीक है? चलो हाँ, यहां आइए, इस डायग्राम को देखते हैं। चलिए, अब तो तूने खुद मुसीबत मोल ली थी, मैं क्या करूं। चलिए हाँ, यहां पर, लेकिन चलो बेटा बढ़िया, जोक जोक की तरह ही लीजिएगा, ठीक है जी। यहां पर हाँ, तो बेटा मैं होपफुली समझाता हूं इसको ना। ये वाला जो पॉइंट है, आप इसे आई और ओ डैश कुछ भी जो इच्छा वो बोलो, इस रिफ्लेक्शन के लिहाज से ये इमेज है, लेकिन आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात, इस फिगर में ये जो ओ ए दिख रहा है, ओ ए, ठीक है, ओ ए, ये है रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ है, एक्चुअल में डेप्थ ये है उसकी। लेकिन आई ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आंखों को ये दिखेगा ही नहीं, आंखों को ये दिखेगा, ठीक है, आई ए, ये एपरेंट डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है। अब मैं यार इतने लंबे लंबे नाम ना लिख के रियल डेप्थ को डी आर और एपरेंट डेप्थ को डी ए लिखूंगा। डी आर माने डेप्थ रियल, डी ए माने डेप्थ एपरेंट। मुझे क्या, अब मैं ऐसी फिजिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, एक ऐसी फिजिक्स, क्या इनमें कोई रिलेशन है या नहीं, कुछ मिल जाएगा कि मुझे रियल डेप्थ पता हो तो मैं कुछ आइडिया लगा लूं एपरेंट डेप्थ का। चलिए कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए, यदि ये आई है तो ये आई होगा या नहीं होगा? न्यूटन थर्ड लॉ है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ना, न्यूटन थर्ड लॉ। अब एक कंजरो, ठीक है, ये आई है तो ये आई होगा, लेकिन इसका रीजन न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। ये आई तो ये आई, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से बराबर, ये आर तो ये आर हो गया। मैंने इसलिए वो डायग्राम मिटाया ताकि आप फुली कॉन्सेंट्रेट ठीक से कर पाओ। वो दिखने में सुंदर लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, लेकिन हमें कुछ और भी तो करना है ना ये चीज। तो ये आर तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आर। तो अब रुकना, यहां पर सबसे पहले पॉइंट बी पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी। साथ दीजिएगा मेरा, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी। पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, लगाना आना चाहिए। मैं एक बदतमीजी करूंगा, उसको पकड़िएगा। हाँ करूंगा मैं। तो स्नेल्स लॉ, म्यू बी इंटू साइन आई, नहीं म्यू बी इंटू साइन आर, म्यू बी साइन आई, म्यू बी साइन, अब चतुर नार रखे श्रृंगार, ठीक है। अयो आई लिखूं या आर लिखूं? अयो बाबा जल्दी बताओ, आई लिखूं कि आर? क्योंकि मी में तो आर भी बनना है, आई भी बनना है। मैंने कहा ना मैं एक बदतमीजी करूंगा। हर्ष को लगता है आर लिखिए, हर्ष को लगता है कि आर लिखिए। और बताइए, देखा कंफ्यूजन तो है। वैभव को लगता है आई लिखिए, म्यू बी साइन आर, म्यू बी साइन आई। ऐसी समस्या बाद में उत्पन्न होंगी। अच्छा आई रहने दो, ठीक है। चलिए एक्चुअली देखिए बेटा, हम स्नेल्स लॉ गौर से देखिए शब्द को, यूजिंग स्नेल्स लॉ, मैंने आगे भी तो एक वर्ड बोला है
एट बी, वेरी गुड इशिका, एट बी, बी पर जिसके इधर और उधर को आपको केवल चेक करना है, ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये तो बाई चांस ज्योमेट्री से बराबर है, लेकिन स्नेल्स लॉ लगाते समय ऐसे नहीं देखेंगे, स्नेल्स लॉ लगाते समय ऐसे नहीं देखेंगे। स्नेल्स लॉ लगाते समय हम उसे देखते हैं जहां ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल में हो रहा हो, तो इसलिए आप इस जगह को देखोगे बस। तो बताइए म्यू बी इंटू साइन आई, म्यू ए इंटू साइन आर। अभी बोलो मैंने ठीक लगाया है, कोई गलती है इसमें? जल्दी बताओ, ठीक लगाया है या कोई गलती सी? जो पढ़ाया है वही लगाया है, कुछ और कर दिया है मैंने? म्यू बी, इस मीडियम का नाम मैंने बी लिखा हुआ है, इंटू साइन आई बराबर म्यू ए इंटू साइन आर, ये सही लगाया, अब तो सही लगाया। अब यहां पर एक चीज और हम लोग आपस में टाइप करेंगे, एक चीज और टाइप करेंगे, वो ये, ठीक है मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया है और इस अंदाज में पढ़ाया है कि बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसे म्यू, देखो इसके बाद आपकी इच्छा होगी तो आप इसे म्यू बी अपॉन म्यू ए लिख लोगे, आपकी इच्छा होगी तो आप इसे म्यू बी अपॉन म्यू ए के रूप में डिजाइन कर लोगे, आपकी इच्छा होगी तो आप इसे म्यू ए अपॉन म्यू बी की भी शेप दे सकते हो, दे सकते हो या नहीं दे सकते बोलो? आपकी इच्छा होगी तो आप इसे म्यू बी अपॉन म्यू ए की शेप दे सकते हो, और आपकी इच्छा होगी तो म्यू ए अपॉन म्यू बी शेप दे सकते हो, आपकी इच्छा, ये तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी हमारी इच्छाएं ना हमारे लिए मुश्किलों का कारण बन जाती है। अब यदि आपने यहां पे, ठीक है मैंने चॉइस दे रखी कि ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कुछ भी गलत नहीं है, गलत तो वाकई कुछ भी नहीं है, लेकिन पता है अभी तो रिफ्रैक्शन की शुरुआत हुई है, अभी तो रिफ्रैक्शन की शुरुआत हुई है, आगे जाके ये फॉर्मूले बार बार आएंगे सामने, फिर आपके पास चॉइस आएगी कि म्यू बी लिखूं, ये लिखूं या ये लिखूं, फिर आएगी कि ये लिखूं या ये लिखूं, ये तो आते रहेंगे। अब यदि आपने यहां रिजिडली एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं किया, कभी आप ऐसे लिख के फॉर्मूला बना लेते हो, कभी ऐसे लिख के फॉर्मूला बना लेते हो, कभी ऐसे लिख के फॉर्मूला बना लेते हो, कभी ऐसे, तो जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तो क्या मुश्किलें आएंगी, क्या आएंगी बताता हूं। जब रिवाइज करोगे, यार वो वाला जो फॉर्मूला याद किया था मैंने, उसमें म्यू बी ऊपर था या म्यू ए ऊपर था? उसमें म्यू बी ऊपर था, नहीं यार, म्यू बी तो उस वाले में ऊपर था, म्यू ए था उसमें ऊपर, ये भसड़ हो जाएगी आगे जाके। लेकिन यदि मैं आज आपको एक आइडिया दूं कि यदि हम एक चीज ठान लें आज कि हम जितनी भी बार ऐसी सिचुएशन बनेगी स्नेल्स लॉ में, जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, मैं ऊपर हमेशा डेंसर का और नीचे रेयर का लिखूं, पूरी फिजिक्स इसी अंदाज में, यदि इसी पैटर्न में पढ़ता रहूं, तो जब इस चैप्टर के एंड में आप पहुंचोगे तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें म्यू बी ऊपर था, म्यू ए नीचे था। समझ में आई या नहीं आई? किस भसड़ से बच जाओगे आप यदि आपने यहाँ चॉइस पे रोक नहीं लगाई तो। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं होगा, मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत हो जाएगा, ऐसे पढ़ोगे ऐसे पढ़ोगे तो सही होगा, लेकिन आज एक ही पैटर्न में चलते रहो। तो वो पैटर्न मैं डिसाइड कर लेता हूं ना कि मैं जितने भी फॉर्मूले पढ़ाऊंगा उसमें डेंसर का ऊपर लिखूंगा और रेयर का नीचे लिखूंगा, ठीक है? तो इस पैटर्न को तय करने ये मैंने ये विधेयक पास कर दिया कि आज के बाद, ठीक है, आज रात 8 बजे से, है ना, आज रात 9 बजे से म्यू ए अपॉन म्यू बी लिखना बंद किया जाएगा। तो फिलहाल जो तो बंद कर दिया, तो अब क्या लिख दो इसको, म्यू बी अपॉन म्यू ए, म्यू बी अपॉन म्यू ए, बताओ म्यू बी अपॉन म्यू ए, तो इसको शेप म्यू बी अपॉन म्यू ए, तो ये बन गया साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है? आइए इन ट्राई, अच्छा देखिए यहां पे स्नेल्स लॉ लग गया इस जगह को देख के, लेकिन ये आई तो ये आई, ये आपकी एक मदद करने के लिए तैयार बैठी, देखिए क्या मदद करने की, ठीक है? ये जो ट्राइंगल है, यूजिंग ट्राइंगल आई ए बी, एक तो ट्राइंगल आई ए बी दिख रहा होगा सबको, यूजिंग ट्राइंगल आई ए बी, और एक ट्राइंगल और है ओ ए बी, मैं इन दो ट्राइंगलों का इस्तेमाल करके मैं साइन आई और साइन आर की वैल्यू रखने जा रहा हूं। मतलब म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू, सब लोग ध्यान से सुनना, एलएचएस को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, ठीक है? आरएचएस साइन आर, भले ही साइन आर हमने स्नेल्स लॉ लगाते समय इसको लिया, लेकिन सीधे चलो इसमें से साइन आर उठा लो इस ट्राइंगल से, बताइए साइन आर की वैल्यू क्या रखूं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो देख लो कौन परपेंडिकुलर है कौन हाइपोटेनस है, कौन है परपेंडिकुलर? ए बी, हाइपोटेनस कौन है? आई बी। बस आप चेक करते रहना सही में कुछ गलत तो नहीं हो गया,
ये मैंने साइन आर रख दिया, अभी साइन आई और रखना है। मैं लिख चुका हूं कि मैं इस ट्रायंगल की मदद भी लूंगा, आई ए बी, सॉरी ओ ए बी। अब ये वाला ट्रायंगल आपको आई साइन आई निकालने में मदद कर देगा। तो रखिए साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसका भी ए बी ही निकला, हाँ इसका हाइपोटेनस ओ बी निकला, ए बी से ए बी उड़ गया, इसको शॉर्ट में म्यू बी ए लिख दूं, इसको तो शॉर्ट में म्यू बी ए लिख दूं। याद है ना, भूल तो नहीं गए पिछली क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इधर ये ऊपर पहुंच जाएगा ओ बी अपॉन गो बी, सॉरी ओ बी अपॉन आई बी। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। चेक करिए, 5 सेकंड दे रहा हूं, कोई किसी को समस्या उत्पन्न नहीं हो तो बात कर सकते हैं मुझसे, नहीं ठीक है। लेकिन हमारा फॉर्मूला जो डिजाइन हुआ है ओ बी, यार ये कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, आई बी ये भी कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है। हमें लगा कि शायद रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में कोई रिलेशन निकल आएगा, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। हमें लगा इसमें और इसमें कोई रिलेशन निकलेगा, ये तो इसमें निकल आया, इसमें और इसमें कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अब मैं एक स्पेशल केस जरूर पढ़ा रहा हूं। अच्छा थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसमें से आर इतना मिटा रहा हूं ना, इसको भी मिटा ही रहा हूं। टिक टिक 1 2 3 4 5। तो आपका अभी तक म्यू बी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओ बी अपॉन आई बी आ गया है निकल के, ये आ गया ना। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं नाम, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन तो यूजलेस है, सीरियसली कोई मतलब की नहीं निकली, हमने ट्राई किया था नहीं हुआ सफल। लेकिन सपोज करो एक स्पेशल केस देखिए, एक स्पेशल केस वो है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। अब ये थोड़ा टेक्निकली हैवी वर्ड हो गया, समझ में नहीं आता ये फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ये वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो और व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन नॉर्मली, एज शोन। अब इस शब्द को समझिए बेटा, ये स्पेशल केस अपने मेन कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन नॉर्मली, यानी बंदा यहां नहीं है, जस्ट ऊपर है, यहां पे नॉर्मली यूं देख रहा है, झांक के ऊपर, बाल्टी जस्ट नीचे। जैसे सपोज करो ये बाल्टी है, ये कुछ चौक पड़ी हुई है, इसमें चौक नहीं दिखी होगी, चलो 1 2 और डाल देता हूं, ये चौक पड़ी हुई है, ये है यहां पर, मैं साइड से देख रहा हूं, ये तो ये वाला फिगर है, इधर आ जाता हूं, ठीक है। ये इसमें पानी भर दिया, चौक देख रहा हूं मैं, ये तो हो गया ये वाली डायग्राम। अब मैं इसको यूं देख रहा हूं, यूं, ये वाला फिगर जस्ट ऊपर से देख रहा हूं नॉर्मली, यानी देखने वाला साइड में नहीं है, देखने वाला साइड में नहीं है, जस्ट सीध में बिल्कुल ऊपर से देख रहा है। तो उस केस में बी यहां नहीं होगा, बी यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, मतलब पास में होगा एक्चुअली। आइए उस डायग्राम को देखते हैं कि जब आंखें यहां आ जाएंगी, आंखें यहां आ जाएंगी। अच्छा एक चीज और थोड़ा आपको एक चीज और समझाता हूं। अच्छा बताइए, यदि देखने वाला जस्ट यहां आ जाए, यहां जस्ट आ जाए, बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर आ जाए, तो बताइए ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? पहले तो ये बताइए, जस्ट यहां आ जाए, यहां पे बिल्कुल सीधे में, तो ऑब्जेक्ट यही दिखना चाहिए ना, जहां पर है एक्चुअल दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यदि आंखें जस्ट यहां आ जाए तो ऑब्जेक्ट वही दिखना चाहिए जहां पर है। लेकिन होता क्या है, इस दुनिया में किसी की भी आंखें पॉइंट साइज की नहीं है, किसी की भी आंखें पॉइंट साइज की नहीं है। जब मैं यूं देखूंगा, मेरी आंखें देखिए, ऊपर से 2 आंखें और हैं, मेरी आंखें देखिए, साइज देखिए यूं करके, मेरी आंखों का साइज इससे बड़ा है। अब देखिए उस सीन को टेक्निकल, यानी यदि आंखें वाकई पॉइंट साइज की होती हैं तो ऑब्जेक्ट जहां पर है वही दिखता। लेकिन अब जो मैं डायग्राम दे रहा हूं स्पेशल केस, अरे यार ये तार और लपेट जाता, ठीक, उसको देखिए, ये रहा मेरे पास, फिर से यही फिजिक्स, यही डायग्राम बनाऊंगा, यही है ना। अरे अभी यही और है, ऐसे देख लो, चलो ये रहा ऑब्जेक्ट। अब देखने वाला साइड में नहीं है, ऊपर है, तो देखिए एक रे जो सीधी गई वो सीधी गई। अब इमेजिन करो, ठीक है, एक रे जो यूं गई बिल्कुल पास से, ज्यादा पास लूंगा तो डायग्राम बेटा कैमरे तक नहीं पहुंचेगा। देखो एक रे सीधे गई, सीधी चली गई, एक रे जो यूं गई है
यूं गई है, यहां पे नॉर्मल डाल दीजिए, नॉर्मल डाल दीजिए। आप देख सकते हो आई बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा एंगल होगा, बहुत छोटा। इतना बड़ा तो मैंने बना दिया है। इस रेखा क्या हश्र होगा बताइए प्लीज। ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ये बेंड की है मैंने बेटा, मैंने बेंड की है। एक्चुअली आई मामूली सा है तो आर भी मामूली सा बनेगा। तो पता है ये रे आंखों तक जा रही है। अब आप आंखों के चक्कर ये पड़ गया, ये रही आंखें। आंखों पॉइंट साइज की नहीं होती, आंखें खुद पॉइंट साइज की नहीं होती। आंखों में ये वाली रे भी घुसेगी, आंखों में ये वाली रे भी घुसेगी, आंखों में देखो ये वाली रे भी घुस रही है, क्योंकि ये भी केवल यही रे नहीं घुसती आंखों में, ये वाली भी घुस जाती है। तो इसकी वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट यहां दिखेगा, ये रहा ओ, ये रहा ओ डैश या आई। आपने आई बोला हुआ है तो आई बोल देता हूं। अभी समझ में आया डायग्राम या नहीं आया? बोलो जल्दी बोलो, डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? आप इधर भी डायग्राम ले सकते हो, इधर भी, इधर। और थोड़ा मत बनाना, भले स्क्रीनशॉट ले लेना। समझिए बेटा तभी क्या कहना चाहता है डायग्राम से। देखो क्योंकि आंखें पॉइंट साइज की नहीं है, ये रे भी सीधे नॉर्मल वाली भी आंखों में घुसेगी, ये वाली भी घुसेगी, ये वाली भी घुसेगी। मैं नॉर्मल हटा देता हूं जिससे कि और थोड़ा क्लियर हो। देखा आपने नॉर्मली भी देख लिया तो भी ऊपर ही उठा हुआ दिखाई देगा वो। वजह तुम हो, वजह क्योंकि आंखें पॉइंट साइज की नहीं हो सकती। यदि आप देखोगे तो भी बल्क में रे निकल के जाएंगे और उसे देखेंगी। तो ठीक है, ये रहा आई। बस इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर हो गया है? बस इस फिगर की बजाय इस फिगर में चलोगे तो एक एजम्पशन ऐड हो जाएगी बस इसमें बी और ए के बीच में काफी अच्छा खासा हैंडसम गैप है। यहां बी इज वेरी क्लोज टू ए। हालांकि ह्यूमन नेचर के हिसाब से बहुत बड़ी आंखें बना दी, थोड़ा छोटा बनाता तो फिगर कन्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस फिगर में बी ए के बराबर, बी इज वेरी क्लोज टू ए, बी इज वेरी बगल में ए। तो अब इससे क्या हम एजम्पशन ले लेंगे? इससे ये एजम्पशन ले लेंगे कि ये जो ओबी है, ओबी जो इस फिगर में ओबी ऐसा दिख रहा है, इस फिगर में ओबी जो दिख रहा है, इसमें ओबी को नियरली ओए लिखा जा सकता है। सोच के देखो ओबी को ओए लिखा जा सकता है कि नहीं? आराम से तसल्ली से सोचो, क्योंकि नाउ बी इज वेरी क्लोज टू, नाउ बी इज वेरी क्लोज टू ए। या यूं कहिए आई बहुत छोटा है, आई बहुत छोटा है बेटा। यदि आई बहुत, इस आई को देखो और इधर आई को देखी, आई बहुत छोटा है। अरे यार नॉर्मली पड़ गया, इतना छोटा है कि आई बन ही नहीं पा रहा, दिख ही नहीं पा रहा। आई छोटा है तो तुमको पता है ना, साइन आई को टेन आई लिख सकते हो। ये मैंने बताया है कि नहीं? बताओ, साइन आई को टेन आई लिख सकते हो यदि आई छोटा है तो। छोटा है तो जो साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो। तो यानी ओ बी को ओ ए लिख सकते हो। तो बताइए सिमिलरली आई बी को क्या लिख सकते हो? क्योंकि इसमें आई बी भी तो है। आई बी को, ये है आई बी को क्या लिख पाओगे? आई बी को आई ए लिख लोगे। जैसे ही आप लिख लोगे तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या बन जाएगी? वन 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 म्यू बी ए इक्वल टू ओ बी को क्या लिख दूं? ओ बी को लिख दूं ओ ए, और आई बी को लिख दूं आई ए। ओ ए रियल डेप्थ, आई ए एपरेंट डेप्थ। तो यानी अगले स्टेप में ये जो हमने म्यू बी ए निकाला है, इसको रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इस फॉर्मूले से सजा सकते हैं। तो ये है रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है या नहीं इस फॉर्मूले में? बोलो, ये बताओ। ये फॉर्मूला जरूर है पर इस परिस्थिति का नहीं, इस परिस्थिति का फॉर्मूला है ये, इस सिचुएशन का फॉर्मूला नहीं है ये, इस सिचुएशन का फॉर्मूला है। जब भी आप साइड से नहीं, साइड से देखने में बस इसको ऑब्लिक्विली बोलते हैं, साइड से देखते हैं तो ऑब्लिक्विली, साइड से है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मली। इस जगह ये वाली फिजिक्स लगाओगे। इस जगह फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास कोई स्टैंडर्ड, लेकिन ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये तय है।
तो बताइए फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्या याद करना है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब इसी में प्लीज बेटा देखिए बेटा, ये जो मैं थोड़ा सस्ता फिगर बना देता हूं, ज्यादा महंगा नहीं, दोबारा से देखिए, ये कोई सिचुएशन है, इतना तो हमें समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट यहां होगा, दिखेगा यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां होगा, दिखेगा ऊपर, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एपरेंट डेप्थ। और इसको क्या बोल रहे हैं? रियल डेप्थ। यही तो बोल रहे हैं। अब यार जल्दी छोड़ दो, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मतलब, आज लास्ट है ये, थोड़ा सा बस ये लास्ट है, अब हो गया, टाइम लग गया। एक तो टीना ने टाइम ले लिया, बाल्टी ने ले लिया थोड़ा, एक तो मेरे जोक ज्यादा हो गए नहीं। चलो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो बताइए अभी अभी फॉर्मूला क्या पेश किया है मैंने कि म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अच्छा, यदि मैंने खाली म्यू लिखा है, खाली म्यू लिखा है, तो इसका मतलब है डेंसर टू रेयर रेस्पेक्ट। हालांकि यदि कूलम्स लॉ और उसकी तरह यदि सराउंडिंग मीडियम नहीं दे रखा हो तो आप एयर लेके ही चलोगे, सराउंडिंग मीडियम को बाय डिफॉल्ट एयर लोगे, ठीक है। अब देखिए वही फॉर्मूला है, बस मैंने बी ए नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट ये बी ए ही है। अब सुनिए, ये है एपरेंट डेप्थ, ऊपर से जो नापी है मैंने, ये है रियल डेप्थ। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये आता है एपरेंट डेप्थ निकालो तो आप ये लगा दोगे, रियल डेप्थ निकालो ये निकाल दोगे। एक क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठ गया है, समझिए कितना ऊपर उठ गया है, यानी ओ आई, ओ आई। अब ये जो ओ आई कितना ऊपर उठ गया ये है ना, ओ आई, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इस ओ आई को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी लेटरल शिफ्ट पढ़ा था आज के टॉपिक में, लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, नहीं लाइट का लेटरली डिस्प्लेस हो जाना, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का नॉर्मली शिफ्ट हो जाना। तो यदि आपसे कोई मैथमेटिकली ओ आई पूछे, ये वैल्यू पूछे, सवाल पढ़ लेना क्या पूछा है उसने, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया है ये पूछा है, या कितनी डेप्थ पे दिखाई दे रहा है। तो ओ आई निकालना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ घटा दीजिए, खत्म। रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ घटा दीजिएगा, आपका नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। जल्दी बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो, नॉर्मल शिफ्ट। अब यहां पर न्यूमेरिकल आप करिएगा, मैं कल जहां तक शीट भेज दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में एक कंफ्यूजन जो बच्चे को रहता है वो मैं क्लियर कर देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लो आप एक सवाल कर रहे हो, ये कंटेनर है, पानी ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, आपकी आंखें ये रही, आप सपोज करो 30 सेंटीमीटर तक पानी है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 30 सेंटीमीटर तक पानी है, 50 सेंटीमीटर डेप्थ का कंटेनर है, और आप 100 सेंटीमीटर की हाइट से देख रहे हो। इसको नोट कर लीजिएगा जब मैं बताऊं, ठीक है। जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, तो मुझे बताइए सवाल में रियल डेप्थ कौन सी ली जाएगी? अब बताइए इस फॉर्मूले में रियल डेप्थ क्या ली जाएगी? आपने क्या सीखा है? हाँ हर्ष बेटा, वेरी गुड। जब इस फॉर्मूले को, ठीक है, जब मैं अप्लाई करूंगा तो रियल डेप्थ क्या लगाऊंगा? 30 सेंटीमीटर यूज करूंगा, 30। याद रखिएगा, आप कुतुब मीनार से देख रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, कंटेनर आधा भरा है आधा खाली है, नहीं मतलब। वो जो ऑब्जेक्ट है वो मीडियम शुरू होने के बाद कितनी डेप्थ पर है? मीडियम, ये मीडियम एयर 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 एयर, उसके बाद जैसी मीडियम शुरू हुआ उसके बाद वो कितनी डेप्थ पर है। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले में रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये एज अ डेप्थ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये भी एज अ डेप्थ नहीं इस्तेमाल करेंगे, 30 सेंटीमीटर एज अ डेप्थ इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही ये जब इमेज बनेगी तो भी एपरेंट डेप्थ यहीं से ही लेंगे। समझ में आई या नहीं आई? तो हियर हियर जो डीआर लिया जाएगा वो 30 सेंटीमीटर यूज किया जाएगा, रियल डेप्थ 30 सेंटीमीटर, ना कि 50 ना कि 100। और यदि ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, इमेजिन करो 5, तो और एपरेंट डेप्थ 5 सेंटीमीटर बोली जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक लास्ट रे डायग्राम बना के फ्री करता हूं आपको, ठीक है।
लास्ट रे डायग्राम आज ही का है ना ये, वैसे न्यूमेरिकल तो कोई नहीं हो पाया, वो अगली क्लास में देख लेंगे। अब एनसीईआरटी का 9.18 का सी है, फटाफट देख लीजिएगा। 9.18 का सी मत पढ़िए, मैं पढ़ा देता हूं। कहानी ये है कि ये रहा हमारे पास फिर से डेंसर मीडियम। यदि इस सवाल से पहले मीटिंग आउट हो जाए तो आना तो पड़ेगा आपको। ये लास्ट सवाल है आज का, और न्यूमेरिकल नहीं है, केवल रे डायग्राम है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहां था, देखने वाला यहां था। ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, देखने वाला रेयर मीडियम में। ये जो सवाल है इसमें ऑब्जेक्ट तो यहां पर है और देखने वाला अंदर है। सिंपल। अब हम रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, और ये जैसे सपोज करो यहां पे अंदर कोई तैराक तैर रहा है, डाइवर, वो तैर रहा है अंदर, और वो किसी पानी के ऊपर पेड़ को या किसी आदमी को देख रहा है। तो जो मैं सवाल करा रहा हूं उसमें वो फिशरमैन है, फिशरमैन है ना। तो देखिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। सिंपल। ये रहा ऑब्जेक्ट, एक रे यू जाएगी, वो सीधी चली जाएगी, सॉरी एरो उल्टा हो गया। एक रे जो यू जाएगी सीधी चली जाएगी, एक रे जो यू गई, इसका हश्र क्या होगा? इसका हश्र बताएगा हर्ष, इसका हश्र बताएगा हर्ष। एक घटिया सी तुकबंदी बन तो रही है। ये रहा आई, क्योंकि ये लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर, बिल्कुल ठीक। तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, मुड़ गई नॉर्मल की ओर। मिल तो ये फिर भी नहीं रहे, रियल इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये वर्चुअली इंटरसेक्शन कर रहे हैं यहां पे। तो यहां जो आंखें होंगी, यहां जो आंखें होंगी, अब आप अपने आप बता दीजिए इस डायग्राम में उसको ऑब्जेक्ट ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ओ डैश, ओ डैश। तो बताइए, इस पॉइंट का नाम ये दे देता हूं। तो एक्चुअल हाइट कितनी थी इस फिगर में? एक्चुअल हाइट, बट डेप्थ वर्ड नहीं यूज करेंगे, अब हाइट यूज करेंगे। एक्चुअल हाइट थी ओ ए, ये एक्चुअल हाइट थी, पर एपरेंटली हाइट क्या महसूस हुई? ओ डैश ए। तो बताइए इसमें उल्टा हुआ, इसमें नीचे होता है ऊपर उठ जाता है, डेप्थ कम हो जाती है एपरेंटली। यहां क्या हो रहा है चेक कर सकते हो, एक्चुअल हाइट मात्र थी, यानी यदि अंदर कोई डाइवर है और मैं यहां किनारे पे खड़ा हूं तो उसे मैं लंबा दिखूंगा, उसे मैं लंबा दिखूंगा। होपफुली आज की क्लास समझ में आई, ठीक है? जल्दी बोलो, समझ में आई नहीं आई? ठीक। तो अपने दोस्तों को बता दो, एक बेटा बढ़िया से स्मार्ट मास्टर है, बढ़िया ठीक ठाक पढ़ा लेता है, ठीक है, कोशिश करता है, अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही है ना? अच्छा, जोक अच्छा था बेटा। आयोडेक्स फाइडेक्स है या नहीं है? मूव, चलिए ओके।